So, good afternoon everyone. So लास्ट क्लास में ही हमें मॉडुलस शुरू करना था, है ना? तो लास्ट क्लास पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो आज हम लोग मॉडुलस शुरू करने वाले हैं. कितने बच्चे ये वर्ड इसके बारे में पहले से जानते हो? मॉडुलस के बारे में क्या जानते हो? ओके. अगर मैं मॉडुलस की बात करूं, जिसे हम लोग शॉर्ट में मॉड भी कहते हैं, ये तुमको डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में दिखाई देने वाले हैं. जैसे मॉड तुमको रियल नंबर की सेटिंग में दिखाई देगा, मॉड तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर की सेटिंग में दिखाई देगा, मॉड तुमको वेक्टर में दिखाई देगा, मॉड तुम्हें मैट्रिसेस में दिखाई देगा. ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स पे तुम्हें मॉड दिखाई देगा. अगर मैं रियल नंबर के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मॉड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम जीरो ऑन रियल नंबर लाइन. नंबर लाइन समझते हो? जब तुम एक नंबर लाइन बनाते हो, ओरिजिन बिकम्स द जीरो, बिकम्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एनीथिंग ऑन द राइट बिकम्स your positive numbers, anything on the left becomes your negative numbers. And if you take one unit from 0 to 1, that defines 1, then 2, then 3. Then you can plot all the integers. Then you can plot all the rational numbers. Once you plot all the rational numbers, still you will see that there are spaces for which numbers? Irrational numbers. So you can fill all the real number line with irrational numbers as well. So I'm talking about the complete solid real number line. तो उसमें कोई भी नंबर अगर मैं उठाता हूँ, इफ आई पिक एनी नंबर विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, तो उसकी जो डिस्टेंस है जीरो से, दैट डिस्टेंस इज मॉड ऑफ दैट नंबर, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर भी कहते हैं. डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है. डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है. जब हम कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने एब्सिस और ऑर्डिनेट को डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस नहीं डिफाइन किया था. क्या डिफाइन किया था? साइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. सो डिस्टेंस और साइन डिस्टेंस में फर्क होता है. ठीक है. अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओगे, तो यहां पे भी अभी भी डेफिनेशन वही रहेगा, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन. अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो बट मोटा मोटी कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन पे होता है. जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ना, वैसे एक आर्गेंट प्लेन होता है, एग्जैक्टली सेम. जैसे उसका नाम हो जाता है आर्गेंट प्लेन. उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होता है आपका रियल एक्सिस, और वर्टिकल लाइन होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस. एंड देन यू कैन पिक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. उसकी जो डिस्टेंस होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे रियल नंबर में आप कह रहे हो मॉड एक्स, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर. यहां पे आप कह रहे हो मॉड z. इसका मतलब है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दूर है, दैट रिप्रेजेंट मॉड z. ठीक है. उसी तरीके से वेक्टर आप लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स की क्लास में इंट्रोड्यूस हुए होंगे. तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड. सो वेक्टर में मॉड का मतलब हो जाता है मैग्नीट्यूड, राइट? और मैट्रिसेस में मॉड का मतलब हो जाता है डिटर्मिनेंट. बट कहीं ना कहीं मॉड हमेशा एक जैसा ही बिहेव करेगा. सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू कि मॉड आपके लाइफ में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी परमानेंट मेंबर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर मैथमेटिकल लाइफ, इवन इन फिजिक्स. ओके. आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल किसकी, है ना? और इसी फंडामेंटल से मोटा मोटी कॉम्प्लेक्स नंबर सब भी आप डील कर लोगे. तो कहीं ना कहीं आज जो हम मॉड की बात करने वाले हैं वो बहुत फंडामेंटल है और हमेशा आगे काम आएगा. ओके.
अगर मैं कहूं मॉड x वेयर x इज अ रियल नंबर, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन। तो अगर मैं कॉमन सेंस से पूछूं व्हाट इज मॉड 3, तो आप क्या कहोगे? 3। और मॉड -3 बोलूंगा तो 3। और अगर मैं कहूं मॉड 0 तो क्या बोलोगे? 0। और मैं कहूं मॉड पाई तो क्या बोलोगे? पाई। और मैं कहूं मॉड -पाई तो क्या बोलोगे? पाई। ओके। अब मान लो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस इज योर नंबर लाइन, और मैं कह रहा हूं लेट्स से दिस इज 0, एंड इफ आई से लेट्स से दिस इज 2.5, so what you say, this distance is mod which is equal to 2.5। ठीक है। अगर मैं instead of representing 0, if I say this is number A and this is number B, तो ये जो दूरी होगी इसे कैसे डिफाइन करोगे? मॉड B माइनस A। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं x इज अ नंबर, तो क्या इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है या कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं ये लिख दूं x कुछ भी हो सकता है, -x कुछ भी नहीं हो सकता। सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि अगर किसी लेटर के सामने माइनस लिखा हुआ है, सो डोंट अज्यूम दैट इट्स अ नेगेटिव नंबर। जैसे x को तुम ना पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हो ना नेगेटिव, इसे तुम एक रियल नंबर अज्यूम कर रहे हो। और इसे क्या अज्यूम कर रहे हो? -x को भी रियल नंबर, इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो। कैसे? x की वैल्यू -3 डाल दो तो +3 हो जाएगा, x की वैल्यू -3 यहां पे डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आप एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं p इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव नंबर, इफ आई से p इज अ पॉजिटिव नंबर, तो p को हमेशा पॉजिटिव मानोगे और -p को। तो इस सब नोटेशंस को लेके एक क्लैरिटी मेंटेन रखना, ये नहीं कि लेटर को देखते ही ये सोच लेना है कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इतनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ ट्रू फॉल्स मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। जल्दी से बताओ। मॉड x इज इक्वल टू, अच्छा ये सिंबल, इसका सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है।
बताओ पहला क्या होगा? फॉल्स। वाई? ओके ग्रेट, व्हाट अबाउट सेकंड? फॉल्स। जस्ट मैंने प्लस लिख दिया तो तुम लोग ये सोचने लगे कि हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट डजंट मीन, है ना? ओके व्हाट अबाउट दिस? क्लमजी ए स्टेटमेंट। दिस इज अ, है ना, यहां पे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या प्लस माइनस, सो इट्स अ, व्हाट अबाउट दिस? फॉल्स। व्हाट अबाउट दिस? व्हाई? सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम डिफरेंट सिनारियोस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंट सिनारियोस को इस किसी भी स्टेटमेंट से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? वाई ऑल द फाइव्स आर फॉल्स? डू आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग? लास्ट वाला, इफ x इज -3, इफ x इज, सो द अंदर क्या आएगा? माइनस ऑफ -3, mod 3, फाइनल आंसर 3, राइट हैंड साइड -3, 3 is equal to -3, definitely a wrong statement. Right or wrong? Okay. So the correct statement would be mod x is equal to x if x is greater than equal to 0. ये statement true है false है? True है। और mod x is equal to minus x if x is strictly less than, अच्छा यहां पे ये भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो कहीं ना कहीं आपको mod x को पीस वाइज फंक्शन देखना पड़ेगा। mod x को कैसे देखना पड़ेगा? दो पीसेस में बटा हुआ है आपका जो mod x है, वो कैसे बटा हुआ है? दो डिफरेंट पीसेस में। एक पीस कहता है x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा कहता है -x फॉर x, so don't mistake this -x as a negative quantity, it is a positive quantity. Why it is a positive quantity? है ना, so I have to define it this way. कोई दिक्कत यहां तक? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर रहेगा हमेशा, ठीक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। mod -x is equal to mod x, true or false? Why it is true? So no matter x की वैल्यू आप पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, इवेंचुअली आंसर वुड कम आउट ऑफ दिस बॉक्स एज पॉजिटिव, सो वी कैन से दिस इज डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? ओके इस सिंबल को जानते हो क्या होता है? अंडर रूट। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो आंसर क्या लिखोगे? 5 प्लस माइनस 5 ओनली 5, क्योंकि इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, सो वेन एवर यू सी दिस mod साइन ऑलवेज थिंक that it is the output is going to be a positive quantity. So if I say square root of x square is equal to x, is it a true statement or false statement? Square root of x square is equal to x, true or false? Why false? So x could be -5 का whole square. X could be, so the answer would become -5, which is a wrong statement because square root x square के बाद क्या आंसर आना चाहिए? Positive. So the right statement would be mod x square is root square root is. अब क्या स्टेटमेंट सही है? So always remember square root of x square
इज नॉट, ये अगर कोई लिखता है सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो टोपी है इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो आप मॉड को इस तरीके से देखते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स। यू डोंट राइट एक्स, क्योंकि एक्स आपको पता नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर, क्या होगा आंसर? द आंसर वुड बी +5। तो जैसे ही मैं मॉड -5, तो क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, इट इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज मॉड एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। Mod x is strictly greater than 0 for all x. True or false? 0 भी हो सकता है, तो डेफिनेटली इट्स अ false statement. Mod x is greater than equal to for all x. True or false? True. और अगर मैं कहूं mod x equals to 0 if and only if x is equal to 0. True or false? True. ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैं वेवी कर्व पढ़ा रहा था तो मैंने इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस पांचों सिंबल्स का मतलब समझाया था। इस पांचों का मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? A इक्वल्स टू B, A स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन B, A इज स्ट्रिक्टली लेसर देन B। इसका क्या मतलब होता है? बट मैथमेटिकल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन यूनियन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसका क्या मतलब होता है? यूनियन। तो जब ये दो चीजें हों तो आपको ध्यान में रखना है कि दो डिफरेंट आंसर्स का यूनियन है। ये अकेला दुनिया दिखाएगा, ये अकेला दुनिया दिखाएगा, और इन दोनों के यूनियन से बनेगा ये अकेला दुनिया, ये अकेला दुनिया, इन दोनों के यूनियन से बनेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली ग्रेटर और लेसर, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू पे क्लैरिटी रखनी जरूरी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है। मैं जब भी P लिखूं, अगर मैं P लेटर मानूं अभी, otherwise I will tell you, P is a positive real number. P is a definitely a positive real number. X की तरह नहीं है। ठीक है, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं P is a positive real number, तो बताओ मॉड P क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? P। और मॉड -P क्या होगा? P। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात? ओके। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और मॉड एक्स मतलब आप पॉजिटिव का नंबर लोगे तो। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना होगा। मॉड एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो इन दोनों को जोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये तीनों को आप कभी भी एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैंने जितनी भी बात की सुनने में बहुत कॉमन सेंस जैसी लग रही होगी, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हम ये छोटे छोटे नुआंसेस को भूलना शुरू करते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पे जितने भी हमने अभी ट्रू फॉल्स किए हैं उसको रेगुलर इंटरवल पे करते रहे, ताकि एक ग्रेटर देन, इक्वल टू की क्लैरिटी स्ट्रांगली बननी शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम लोग
जैसे हमने पॉलिनोमियल को एक फंक्शन की तरह देखा था, है ना? फंक्शन क्या होता है? एक इनपुट डालते हो, अंदर प्रोसेस होता है, आउटपुट निकलता है, मोटा मोटी इस तरीके से हम समझते हैं। तो अगर मान लो मॉड को मैं फंक्शन की तरह देख रहा हूं, mx, ठीक है? तो एक डब्बा है mx, इसमें इनपुट आ रहा है और इससे आउटपुट निकल के आ रहा है, राइट और रॉन्ग? अगर जैसे मैं x डाल रहा हूं तो बाहर क्या निकल रहा है? मॉड x। अगर x पॉजिटिव है तो क्या निकल रहा है? x। और अगर x नेगेटिव है तो क्या निकल रहा है? माइनस x। तो मैं mx को, जो आउटपुट है मेरा y, जिसको मैं mx कह रहा हूं एज ए मॉड फंक्शन, उसको अगर मैं फंक्शन की तरह डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप लगा हुआ है यहां पे। जब भी इनपुट आ रहा है अंदर मशीन में क्या हो रहा है? ही इज जस्ट आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन कि बेटा आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जो भी इनपुट डाला है उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो निकल जाओ एज इट इज, और अगर आप नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे? आपको पॉजिटिव बनाएंगे, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? माइनस एक्स। तो कहीं ना कहीं इस फंक्शन को, इस तरीके की फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, डिफरेंट पीसेस में बटा हुआ है। और वो जो पीस बटा हुआ है दो रीजन में बटा हुआ है। कौन से दो रीजन में बटा हुआ है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो अगर इनपुट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? ओके। तो अगर मैं इसको फंक्शन की तरह देखूं, आप लोग सब ये समझ रहे हो, दिस इज योर x एक्सिस, this is your y axis. Now just tell me which region represent x greater than equal to 0. Which region represent x greater than equal to 0? First quadrant plus y axis. What about the fourth quadrant? So anything right to y axis and the boundary. अगर मैं x greater than equal to 0 कहूंगा तो अगर आप सिर्फ x axis पे देखोगे तो यहां से यहां तक की कहानी, यहां से यहां तक की कहानी मींस राइट ऑफ y axis, और x strictly less than 0 का मतलब है ओके। आपको लास्ट टाइम मैंने कुछ ग्राफ्स बनाने को सिखाए भी थे और आपको वीडियोस भी बोला था कि आप क्वाड्रेटिक तक के ग्राफ्स को देख सकते हो, है ना? तो अगर मैं मॉड एक्स की ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं मॉड एक्स की ग्राफ की कोशिश करूं तो मैं क्या ये जरूर देखूंगा कि मेरा जो इनपुट है वो किस रीजन में लाई कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव है तो इस रीजन में लाई कर रहा है, नेगेटिव है तो इस रीजन में। दोनों रीजन में डेफिनेशन सेम है या अलग है? अलग डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, कैसा होता है ग्राफ? इट्स ए स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन होता है? ऐसा कुछ। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर मैं मॉड x की ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन को लेफ्ट साइड में बनाऊंगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड? दिस इज, क्योंकि जैसे ही आप y एक्सिस के लेफ्ट में आ गए आपका डेफिनेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये राइट और रॉन्ग? क्या ये पार्ट मेरा पार्ट, ग्राफ का पार्ट होगा? नो। सो व्हाट यू सी, दिस V shape curve is called y is equal to mod x, जिसे आप कह रहे हो x minus x for x greater than equal to 0 and for x less than.
अंडरस्टूड आइडिया? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, इज इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ? नो, इट मेक्स सेंस, राइट? दिख रहा है ये ग्राफ अच्छे से? क्या ये ग्राफ आपको x एक्सिस के नीचे दिखाई दे रहा है? नो। तो आप कह सकते हैं मॉड x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 कहां पे बन रहा है? ओरिजिन पे। क्या वो लोएस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का? क्या मैं उसे वर्टेक्स तिर की तरह देख सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, राइट? कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब मेरा सवाल है, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस थिंग मॉड x इज इक्वल टू p? ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन का अल्जेब्रिक मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज जस्टिफाइड। ग्राफिकल मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? अल्जेब्रिक मतलब तो आपने कह दिया कि जिस वैल्यूज ऑफ x पे ये इक्वेशन ट्रू है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट अबाउट द ग्राफिकल मीनिंग? देखो, जब भी आप इक्वेशंस देखते हो, जब भी आप, तो आपके पास दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई देता है और राइट हैंड साइड में भी आपको एक्सप्रेशन दिखाई देता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होता है वो एक ग्राफ होता है, कर्व होता है। सेम वे राइट हैंड साइड में भी जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? एक ग्राफ होता है। तो जहां पे वो दोनों कर्व, लेफ्ट हैंड साइड का कर्व और राइट हैंड साइड का कर्व जहां पे मिलता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अंडरस्टूड? जैसे अगर आपको मैं सॉल्व कराता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या देखते हो? इसका ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? क्योंकि y इज इक्वल टू 0 किसका ग्राफ इक्वेशन होता है? x एक्सिस का। और ये क्या होता है? पैराबोला। तो पैराबोला x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वही आप चेक करते हो। अंडरस्टूड? तो सेम वे अगर मैं मॉड x इज इक्वल टू p लिखूं, तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड x और ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू p। हमें देखना है कि ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा हम उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है? अलजेब्रिक मतलब भी समझ में आ रहा है और ग्राफिकल मतलब भी समझ में आ रहा है। मेरा सवाल है y इज इक्वल टू p, p एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इट वुड बी लाइक अ, it would be a parallel line, parallel to what? X axis. Above X axis, below X axis? Above X axis. So you can say I am representing this line as y is equal to p. क्या कह रहा हूं मैं? y is equal to p. अब मेरा सवाल है, what is this point? These points are definitely what? The solution. तो ये पॉइंट क्या होगा? P कॉमा P, और ये क्या होगा? माइनस P कॉमा P। तो सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ x होती है, तो ये क्या है? P। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस P कॉमा। अंडरस्टूड? अल्जेब्रिकली भी आप सोच सकते थे मॉड x इज इक्वल टू p है तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर मॉड x 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 और माइनस 3 प्लस माइनस 3, है कि नहीं? तो
तो अल्जेब्रिकली इज ऑल्सो वी आर गेटिंग मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू पी है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, और अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आप देख ही चुके हैं, राइट? ओके, अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें, तो ध्यान रखना। देखो अब तुमको सारी चीजें ग्राफ पे देखनी है, ठीक है? तो इसलिए ग्राफ को लेकर थोड़ी सी एक फैमिलैरिटी हमें डेवलप करनी है। ये ग्राफ मैंने बना दिया किसका? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। तो जब भी y इज इक्वल टू मॉड एक्स देखे, आपको आंख बंद करके ये ग्राफ बना देना है। कैसा ग्राफ है ये? वी शेप। इट्स अ वी शेप ग्राफ, 45 डिग्री मेकिंग विथ बोथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? और ये क्या है? y इज इक्वल टू पी। आपने अभी मॉड एक्स इज इक्वल टू पी सॉल्व कर लिया, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? p माइनस पी, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, अब मेरा सवाल है मॉड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन p। मॉड एक्स, तो ये इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन है। क्या है? इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इन इक्वेशन इज ट्रू, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इन इक्वेशन इज ग्राफिकल। मतलब क्या होता है? रीजन ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू, दिस इन इक्वेशन इज ट्रू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मॉड x, और ये क्या है? p। तो दोनों y है, तो कौन सी y बड़ी होती है? जो ऊपर होता है, जो नीचे होता है? जो ऊपर होगा। तो यू हैव टू फाइंड द रीजन, यू हैव टू फाइंड द रीजन वेयर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन p। कौन सा रीजन है वो? अगर मैं देखूं, अगर मैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो मेरा ग्राफ कितने रीजन में बढ़ गया है? हाउ मेनी रीजन्स? 3 रीजन्स। अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास कितने रीजन्स आ गए हैं? रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। हम लोग x के टर्म पे ही बात कर रहे हैं, हम लोग सारे रीजन्स किस में देख रहे हैं? x के। तो कौन कौन से रीजन्स हैं? एक रीजन है x ग्रेटर देन p, एक रीजन है माइनस p से, और एक रीजन है, तो अगर मैं इसे रीजन 1 कहूं, इसे रीजन 2 कहूं, इसे रीजन 3 कहूं, तो बताओ ये इन इक्वेशन कौन से रीजन्स के लिए ट्रू है? कहां पे तुम्हें मॉड एक्स की ग्राफ ग्रीन लाइन से ऊपर दिख रही है? कहां पे तुम्हें येलो लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर दिख रही है? रीजन 1 एंड रीजन 3, यही 2 रीजन में दिख रही है। और रीजन 2 में क्या दिख रहा है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं रीजन 1 में मॉड एक्स इज ग्रेटर देन p, रीजन 3 में मॉड एक्स इज, तो इसका सॉल्यूशन मैं क्या लिखूंगा बताओ? माइनस इंफिनिटी से माइनस p यूनियन p से। समझ में आई ये बात या नहीं समझ में आई? ये तो लिखना सीखे हो ना वेविका में ये सब चीजें। तो मैं साफ देख रहा हूं रीजन 1 और रीजन 2 में ये कहानी ट्रू है। मैं p के बदले नंबर लिख दूं क्या? नंबर से ज्यादा कंफर्टेबल हो? p से कंफर्टेबल हो ना? ओके। मॉड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन p, इसका क्या आंसर होगा? रीजन माइनस p से p। ओके, अब ये कोई सवाल पूछता है तो क्या आंसर दोगे? मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, इसका क्या आंसर होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस p स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन p से इंफिनिटी। सही बात है। और कोई पूछेगा मॉड x इज लेस देन इक्वल टू p, इसका क्या आंसर होगा? राइट और रॉन्ग? अंडरस्टूड द आइडिया? तो आपको अगर मॉड x इज इक्वल टू p दिखे तो यू क्विकली नो
आपको दिखे mod x is strictly greater than p, you can quickly say the answer. Mod x is strictly less than p, you can quickly see the answer. Mod x is greater than equal to p. Don't worry, I'll show you the algebraic method also, how to handle algebraically. But graphically you are seeing things, है ना? My idea is, when you go in class 11, 12th, by next year, you guys become so comfortable with graphs कि तुम अच्छे खासे प्रॉब्लम को ग्राफ से सॉल्व करना जब शुरू कर दोगे ना, तो योर एनालिसिस, योर एनालिटिकल स्किल विल रियली गो, क्योंकि अलजेब्रा इज मोर ऑफ अ मजदूरी. वंस यू अंडरस्टैंड द पिक्चर, थोड़ी सी मजदूरी एंड यू वुड बी एबल टू गेट द आंसर. अगर ग्राफ ही नहीं देख पा रहे होगे तो बहुत सारे सवाल में अटक जाओगे. लेकिन अगर सवाल ग्राफिकली देख लोगे तो अगर अलजेब्रा में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स होगी तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कुछ गलती हो गई है ना? ठीक है. अच्छा, अब मान लो मैं ये इक्वेशन देता हूं, mod x is equal to minus p, where p is always a positive number. Mod x is strictly greater than minus p. Mod x is strictly less than minus p. Mod x is greater than equal to minus p. And mod x is less than equal to minus p. बताओ ये पांचों सवाल को कैसे हैंडल करोगे? कॉमन सेंस से सॉल्व करना चाहते हो, ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हो? अलजेब्रा हम बाद में सीखेंगे. कॉमन सेंस से सोचो तो बताओ किसका क्या आंसर होगा? mod x is equal to some negative number. Is it possible? Right? Mod x is strictly greater than minus p. Is it a true statement? Because mod x will always be greater than equal to 0. And that would be definitely greater than a sure short negative number, because minus p is a sure short negative number. So the answer would be R. Okay. What about this? Mod x is? What about this? All? And what about this? नो? क्योंकि इसका और इसका दोनों का यूनियन 5 होगा. ओके. अब देखो, इसको ग्राफिकली देखते तो कितना आसानी से देख सकते थे. देखो ग्राफिकली कैसे देख सकते थे इसको. दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, राइट? एंड दिस इज योर mod x. y इज इक्वल टू माइनस पी का ग्राफ कैसा होगा? Is it a line parallel to x-axis? y is equal to minus p. y is equal to minus p का ग्राफ कैसा होगा? नीचे होगा. Parallel to x-axis and below x-axis. किस रीजन में तुम्हें दिखाई दे रहा है mod x greater than p है? Minus p. All regions. So the answer is real values. किस रीजन में तुम्हें white ऊपर दिख रहा है येलो के? 5. किस रीजन में दोनों को टकराते हुए देख रहे हो? 5. समझ में आ गया? सो कहीं ना कहीं तुम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली भी देख सकते थे, कॉमन सेंस से भी देख सकते थे. ठीक है. अब सवाल उठता है कि सर ये जो आपने 10 क्वेश्चंस कराए ग्राफिकली, क्या इसको अलजेब्रिकली सॉल्व की जा सकती थी? तो आंसर इज यस, की जा सकती थी. और अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? एक ट्रू फॉल्स फिर से बताओ. इफ a is greater than b, then a square will be greater than b square. True or false? Is it a true statement? It's a false statement. It's a? Why it is a false statement? है ना? Okay. Question. क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? है ना? ठीक है. If true or false?
सो इसका मतलब है कि बोथ हैव टू बी, आप लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखे हो, कैसा होता है? इट्स अ पैराबोला। इस पैराबोला में खास बात देखोगे क्या होगा, अगर तुम नेगेटिव वैल्यूज पे जा रहे हो तो इट्स अ डाउनवर्ड स्लोप। इट्स अ मतलब जैसे जैसे राइट में जा रहे हो ग्राफ गिरता जा रहा है, और जैसे जैसे तुम राइट में आ रहे हो, मतलब द मोमेंट यू गेट पॉजिटिव, जैसे जैसे राइट जाओगे क्या होगा, ग्राफ उठता शुरू होगा। तो अगर मैं इसे लूं b, इसे लूं a, सो डेफिनेटली a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर। अंडरस्टूड? अगर मैं यहां पे b रखूं और यहां पे a रखूं तो a इज डेफिनेटली बिगर देन b, बट a स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन b स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो इसको तुम ग्राफ से भी समझ सकते थे, ये एक एस्पेक्ट मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा, बट आप इसको एज ए रूल बता सकते हो कि अगर जब मैं इन इक्वेशन देख रहा हूं तो मैं स्क्वायर कब कर सकता हूं, व्हेन आई एम डैम श्योर, व्हेन आई एम डैम श्योर दैट बोथ साइड्स आर, if I am not sure about both sides are positive, I cannot do the squaring. And once if I am sure that both sides are square, तो मैं स्क्वायर करने पे क्या साइन की इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। ओके, ये बताओ, if इसका क्या मतलब है, a and b are, then a square is greater than b square, true or false? a is greater than b, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? क्यों? नेगेटिव है तो, so -3 will be smaller than -5 or greater than -5. So -3 would be greater than -5, but if you square 9 would be smaller than, और अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो आपने देखा होगा ये क्या है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिक्रीज कर रहा है, सो स्क्वायरिंग विल रिवर्स द साइन। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर। तो रूल ऑफ इनइक्वालिटी में ये बात रख लो कि अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी में स्क्वायर नहीं करूंगा, लेकिन अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे को क्या श्योर होना है, दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं श्योर हूं दोनों साइड पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर करूंगा और फिर क्या करूंगा, साइन रिवर्स नहीं करूंगा, राइट? अगर मैं श्योर हूं दोनों साइड नेगेटिव है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना? ओके। और अगर आपके दोनों साइड नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है? अब मुझे बता सकते हो ग्राफिकली ऐसा क्यों होता है? माइनस करने का मतलब है y इज इक्वल टू -x। ये ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड। एज यू मूव राइट द आउटपुट इज डिक्रीजिंग, दैट इज वाई while taking माइनस साइन द साइन इज रिवर्सेस। ठीक है, तो अभी मैंने रूल ऑफ इनइक्वालिटी के कुछ कुछ रूल्स आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू किए हैं, है ना? ओके, नाउ व्हेन आई से mod x is equal to p, when I say mod x is equal to p, what is the best way to get rid of mod? What is the best way to get rid of mod? एक तो है कि ओपन कर दो, एक है कि दो केसेस में बांट दो, और दूसरा क्या हो सकता है, स्क्वायर कर दो। क्या करता है? स्क्वायर करते ही मॉड हट जाएगा। मैंने बताया था ना, मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ऑल थ्री आर सेम थिंग। तो जैसे ही मैं मॉड एक्स का स्क्वायर करता हूं, मॉड उड़ जाएगा, क्या बन जाएगा ये?
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या हो गया, सो एक्स क्या हो गया, यही आंसर निकाला था हमने ग्राफिकली, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर मुझे ये सॉल्व करना है मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पी, तो क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि वी नो बोथ आर, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स प्लस पी इंटू वेवी कर्व, पी माइनस पी प्लस माइनस, किस रीजन में प्लस है, माइनस इंफिनिटी से माइनस पी यूनियन पी से इंफिनिटी, माइनस पी एंड पी आर नॉट द पार्ट ऑफ द गेम, और स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो का क्या होगा, माइनस पी से पी, और ग्रेटर देन इक्वल टू पी का क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी माइनस पी पार्ट ऑफ द गेम यूनियन पी स्क्वायर ब्रैकेट इंफिनिटी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पी से पी स्क्वायर ब्रैकेट, अंडरस्टूड। तो पांचों पार्ट्स को आप एक साथ देखना शुरू कर दो, हमने लास्ट टाइम काफी इस पे प्रैक्टिस की थी, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है उस चीज को लेके। आई विल कम बैक टू द ग्राफ, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, अभी ग्राफ का कुछ बात करेंगे। चलो एक सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो समझ में आया है कि नहीं तुम लोगों को। सॉल्व mod x is equal to x, mod x is equal to minus x, mod x is strictly greater than x, mod x less than x, mod x greater than equal to x, या तो तुम डेफिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो या ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। पहला का आंसर बताओ, मॉड स्क्वायर क्यों कर रहे हो, ये ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है, ऑल पॉजिटिव इक्वल टू है, तो क्या लिखूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू, याद करो मैंने जो पीस वाइज डेफिनेशन बनाया था तो क्या बनाया था, मॉड x इज इक्वल टू एक्स फॉर व्हाट, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसका क्या आंसर होगा, x, है ना, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, mod x is strictly greater than x, mod x is strictly greater than x, huh? x is strictly less than, x is strictly less than, ग्राफ देखो ना, this is the y is equal to mod x, and what is the graph of y is equal to x, this is the graph of y is equal to x, तो तुम देख रहे हो इक्वल कहां पे हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस हो रहा है इस रीजन में, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, फाई, क्या हो जाएगा, फाई, व्हाट अबाउट दिस, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू देखो तो डोंट गो बाय कॉमन सेंस, गो बाय यूनियन दिस एंड दिस, ये क्या है, तो इसका यूनियन क्या होगा, mod x इज
greater than equal to x, it is true for all real values. And what about this? X is y, क्योंकि ये तो फाई है, बट ये वाला पार्ट क्या है? इन दोनों का यूनियन लेना है. देखो यहां पे कंफ्यूजन होगा कि नहीं? यहां पे बहुत सारे बच्चे फाई लेके निकल जाएंगे. फाई लिख के क्यों लिख देंगे फाई? क्योंकि देखेंगे मॉड एक्स एक्स से तो छोटा होता ही नहीं है. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स सेम एज मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स. दीज आर बोथ सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू एक्स. लेस देन, सिंस स्ट्रिक्टली लेस देन इज अ फाई, फाई तुम्हारे दिमाग में फिट करेगा और तुम फाई लिख के आ जाओगे, क्योंकि तुम लेस देन इक्वल टू पे ध्यान नहीं दोगे. सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व these type of questions in this habit. Okay, understood? क्लैरिटी आ रही है? ये देखो सिंपल लग रहा होगा, अभी भी समझ भी बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही तुम एग्जाम सेटिंग में जाओगे, प्रैक्टिस सेटिंग में जाओगे, गलतियां करना शुरू करोगे. ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर पे जाके अच्छे से एक एक पॉइंट को लिख लेना. और मैं क्यों शुरू में बताया था कि मॉड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 4-5 मेजर टॉपिक्स में आने वाला है, तो इसके फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाले. और लास्ट क्लास में भी मैंने इन 5 पार्ट पे बहुत ध्यान फोकस किया है. स्ट्रिक्टली, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो अब थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं. मॉड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 1. mod x minus 4 plus x equals to mod x plus 3 minus 1. Mod x square minus 4 equals to mod x minus 1 minus x. Mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 less than equal to 12. Mod x minus 2 upon mod x minus 3 minus 1 less than equal to 4. करो, बेसिक सा क्वेश्चन है. हाँ, कुछ बोल रहे हैं? पहला सवाल बहुत आसान है. अच्छा ये बताओ, मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 होता तो क्या कहते? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. तो इसकी खास बात यह है कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5. कैन यू सॉल्व इट नाउ? इजी क्वेश्चन. 2 आंसर निकल के आएंगे. एक हो जाएगा 2 और हो जाएगा -4/3. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. इसको कैसे करेंगे? दूसरा, अवॉइड कर सकते हैं स्क्वायरिंग को. नहीं, एक मिनट, स्क्वायरिंग करने में अवॉइड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मॉड x माइनस 2 पे ही एक ही बंदे पे मॉड लगा हुआ है. x माइनस 2 किस रीजन में पॉजिटिव होता है? x माइनस 2 किस रीजन में पॉजिटिव होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में. और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर मुझे ब्रैकेट से छुटकारा पाना है तो मैं 2 सिनारियो बांटूंगा. क्या सिनारियो बांटूंगा? 2 सिनारियो बांटूंगा. पहला सिनारियो क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा सिनारियो क्या होगा? तो मैंने 2 केसेस में बांट दिया अपने क्वेश्चन को. कितने किस में? 2 केसेस में. ठीक है, 2 केसेस में बांटने का फायदा ये हुआ कि नाउ आई कैन क्रिएट 2 इक्वेशंस. आई कैन क्रिएट
टू सिंपल इक्वेशंस कैसे क्रिएट होंगे देखो, अगर x माइनस टू के राइट में है तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा बिकॉज इट वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो आई कैन राइट इट एज x माइनस टू इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या आंसर आता है, 2x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू, क्या ये आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरा सवाल है, यस और नो, विल आई एक्सेप्ट दिस आंसर? मैंने यहां पे गेम को डिफाइन कर दिया है, x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है, अगर आंसर 3 आता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, अगर आंसर 4 आता तो मैं एक्सेप्ट, तो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट कराना होगा फाइनल आंसर से, इस रीजन को किससे इंटरसेक्ट कराना होगा, फाइनल आंसर से। अगर रीजन के साथ आ रहा होता तो ये आंसर आ जाता। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ये फंडा नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया ये फंडा? मैंने कह दिया x इज ग्रेटर, मैंने एज्यूम किया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और उस एजम्पशन के तहत मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने मॉड तोड़ दिया। जैसे ही मॉड मैंने खोला, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव नंबर, विच इज डेफिनेटली नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। If it is not greater than equal to 2, it means that answer doesn't lie in our region. So this answer needs to be rejected. Clear? What about this? 2 से नीचे ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इज इट एक्सेप्टेड आंसर? इज 1/4 स्ट्रिक्टली लेस देन 2? एक्सेप्टेड। सो ओनली वन आंसर, क्या होगा इसका आंसर, 1/4। ठीक है, तुम देखो ना, अगर तुम -3/2 डालोगे तो मैच नहीं करेगा, बताओ क्यों नहीं मैच करेगा, राइट हैंड साइड में नेगेटिव आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मॉड है, राइट हैंड साइड नेगेटिव, ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता आंसर, नहीं, बट वो करने की आवश्यकता नहीं थी, हमने खुद रीजन में तोड़ दिया था। क्लियर? चेक करो, 1/4 करेगा, एकदम करेगा। दिस इज गोइंग टू बी 2 होल 3/4 विच इज 11/4, और यहां पे डालो 3/4 प्लस, एक मिनट, x -2 है ना, सो 1/4 -2 कितना होगा, 7/4, और यहां पे भी 7/4। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, फंडा समझ में आ रहा है? ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये सबसे मेहनत करने वाला तरीका है जब हम मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहां पे हम स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे हम किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मॉड इज यूज द क्रिटिकल पॉइंट्स, कहां पे ये पॉजिटिव है, कहां पे ये नेगेटिव है, ये सबसे मेहनत कराने वाला सवाल है। अभी जो मैं नेक्स्ट सेट ऑफ सवाल दूंगा वो और आसान हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखो 2 मॉड्स आ गए, तो मतलब मुझे वेवी कर्व की तरह देखना होगा पूरा खेल। कैसे देखना होगा, वेवी कर्व की तरह। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को उस पे देखूं, रीजन वाइज अगर मैं देखूं, ठीक है, रीजन वाइज अगर मैं देखूं, तो मॉड x -4, 4 के राइट पॉजिटिव होगा और 4 के लेफ्ट, ठीक है, ये क्या है, -3। अगर ये मैं -3 पॉइंट लेता हूं तो -3 के राइट ये पॉजिटिव होगा, राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं इसको ग्रीन से कहता हूं तो यहां पे भी नेगेटिव होगा, यहां पे भी नेगेटिव होगा, और एक मिनट, उल्टा लिख दिया क्या, ये जो है ये 4 के राइट पॉजिटिव होगा और 4 के लेफ्ट नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, -3 के राइट पॉजिटिव, और तो कहीं ना कहीं मेरी कहानी 3
रीजन्स में बढ़ गई है। कितने रीजन्स में बढ़ गई है? 3 रीजन्स। कौन सी 3 रीजन्स हैं? -∞ से -3, -3 से 4 और 4 से, राइट और रॉन्ग? ये 3 रीजन्स दिख रहे हैं। क्या इन 3 रीजन्स में तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? बता सकते हो नहीं बता सकते हो? और जैसे ही पता, क्या तुम ब्रैकेट खोल सकते हो, मॉड खोल सकते हो? देखो अगर मैं ये सवाल इधर लिख देता हूं, नए बोर्ड पे लिख देता हूं, मॉड x - 4 प्लस x इक्वल्स टू क्या था? मॉड x प्लस 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 3 रीजन्स में पूरी कहानी को बांट देनी है। एक रीजन क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक होगा, और एक होगा, राइट और रॉन्ग? ये 3 रीजन सबको दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 4। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -3। ओके, ये 4 के राइट पॉजिटिव होगा, 4 के राइट, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो द इक्वेशन विल बिकम x - 4 प्लस x इज इक्वल टू x प्लस 3 - 1। ट्रू और फॉल्स? ठीक। ये 4 के लेफ्ट में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा? 4 - x प्लस x इज इक्वल टू, ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, x प्लस 3 - 1। और यहां पे क्या होगा? बोथ नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? 4 - x प्लस x इज इक्वल टू -x - 3 - 1। ये तीनों बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कितने बच्चों को नहीं समझ पाया ये बात? सब लोग समझ गए? क्या नहीं समझ में आया? तुम जब मॉड x को देख रहे हो तो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है। तुम 0 के राइट पॉजिटिव मानते हो, 0 के लेफ्ट नेगेटिव मानते हो। तो जो राइट है उसको पॉजिटिव करने के लिए एज इट इज छोड़ देते हो, और जो लेफ्ट है उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। अगर मैं सिर्फ x - 4 की बात करूं तो ये 4 के राइट में पॉजिटिव है और 4 के लेफ्ट में नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 4 - x for this and this because it is less than 4, and it will become x - 4 for greater than, right or wrong? समझ में आ रही है बात? ओके। यहां पे दूसरा मॉड भी है x प्लस 3, तो -3 के राइट में ये पॉजिटिव होगा और -3 के लेफ्ट में, तो ये दोनों -3 का राइट है, तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और यहां पे क्या किया? माइनस ऑफ x प्लस 3 विच इज -x - 3। ठीक। अब ये 3 सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गया है। 3 सिंपल, इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये देखो क्या बनेगा, ये x और ये x कट गया, क्या बचा? x इज इक्वल टू, उधर चला गया 6। ठीक है, क्या ये एक्सेप्टेड आंसर है? वी ऑलवेज हैव टू चेक विद द, ये जो भी आंसर इसके साथ ओवरलैप करना चाहिए। अगर ओवरलैप कर रहा है तभी पार्ट ऑफ द गेम है, नहीं ओवरलैप कर रहा है तो सिंपली रिजेक्ट। व्हाट अबाउट दिस? एक मिनट, ये काट दो, तो क्या बच गया? x इज इक्वल टू 2। इज इट द पार्ट ऑफ द गेम? x इज इक्वल टू, इज इट अ पार्ट ऑफ द गेम? सो 3 आंसर्स यहां पे आपको निकल के आ गए। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कैसे ब्रैकेट खोलना है? ओके। व्हाट अबाउट द 4th प्रॉब्लम? सबसे पहले मुझे देखना होगा कि x² - 4 कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे। तो अगर मैं x² - 4 को देखूं, अगर मैं x² - 4 को देखूं, सिर्फ इसको देख रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये -2 यही होगा, राइट और रॉन्ग? यही होगा। और इसके लिए क्या है?
1। तो अब इन दोनों एस्पेक्ट को मुझे एक नंबर लाइन पे डालना है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पे 1 हो गया, तो मेरे पास कितने रीजन्स बन गए? 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो कितने रीजन होंगे? 4। एक रीजन होगा -∞ से -2, दूसरा रीजन होगा -2 से 1, तीसरा रीजन होगा 1 से 2, और चौथा रीजन होगा इंफिनिटी। ओके, पहले मैं x² - 4 को लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मुझे बताओ x² - 4 2 के राइट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव, तो मैंने इसको यहां पे x² - 4 लिख दिया। 2 के लेफ्ट नेगेटिव, तो मैंने यहां लिख दिया 4 - x²। यहां पे अभी -2 के राइट में ही है तो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? राइट और रॉन्ग? समझ में आई कहानी? मैंने इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया। समझ रहे हो? अब मेरा दूसरा बंदा कौन है? x - 1, 1 के राइट। 1 के राइट क्या होगा? x - 1 -x, x - 1 -x। यहां पे क्या बन जाएगा? 1 - x -x, 1 - x -x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसको, ये x और ये x कट गया, ये x और ये x क्या बन गया? x² = 3, x² = 3। So x = plus minus, is it the part of the game? Rejected. -√3 तो ऐसे ही कंसिडर नहीं करेंगे, और +√3 के लिए देखेंगे 2 से ज्यादा बड़ा है? नहीं, 2 से छोटा है। What about this? ये x कट गया, ये चला जाएगा x² = 5। क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लस माइनस, इज इट पार्ट ऑफ द गेम? ये उधर ले जाओ, x² - 2x, और ये क्या हो जाएगा? -3 = 0। सो कैसे इसको ब्रेक करेंगे? x² -3x plus x -3, so x + 1 × x -3। सही है? सही फैक्टराइज किया मैंने? तो क्या हो जाएगा? -1 और 3। कोई भी पार्ट ऑफ द गेम है? -1 है, तो यहां से तुम -1 निकाल लोगे, यहां से तुम -1 निकाल लोगे। 3 इज डेफिनेटली नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। सही फैक्टराइज किया ना मैंने? कुछ गलती तो नहीं की है? ठीक है, -3, हाँ ठीक तो है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? x² + 2x -5, क्या हो जाएगा ये? x + 1 का होल स्क्वायर = 6, है ना? सही किया? x² + 2x + 1 है ना, तो x + 1 हो गया ±√6, सो x हो गया -1 + √6 -1 - √6। ये तो डेफिनेटली नॉट द गेम। -1 - √6 देखो क्या है? -2 से छोटा होगा? हाँ, तो ये पार्ट ऑफ द गेम। सो द अदर आंसर वुड बी। देख रहे हो पेशेंस, कितना पेशेंस रखना पड़ेगा? तो मॉड के ऐसे सवाल आएंगे ना तो कुछ कर नहीं सकते, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स उतना ज्यादा केसेस, उतने ज्यादा केसेस, उस तरीके से तुमको इंटरसेक्शंस भी करने हैं। तो इस तरीके के सवाल में यू जस्ट नीड अ क्लीन पेपर वेयर यू आर डिवाइडिंग इट प्रॉपरली एंड सीइंग कि कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मॉड के ये सवाल अच्छे नहीं होते, अच्छे सवाल आने वाले हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में नहीं हिलेंगे। ये सब जो आएगा ये तो टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल आते हैं।
ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। इधर देखो क्या है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये है ना, ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस 2। अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास 4 रीजन्स आएंगे, क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, है ना। इसमें सबसे अच्छी बात है कि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे हैं, तो आप 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कितने रीजन, 4 रीजन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बाउंड्री पे आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो, किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, तो नॉट अ इशू, है ना। देखिए ये 4 रीजन, सबको ये 4 रीजन दिख रहे हैं। अब खोलना स्टार्ट करते हैं। 3 के राइट में सब पॉजिटिव होंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये क्या बन जाएगा, राइट और रॉन्ग। 2 और 3 के बीच में ये दोनों पॉजिटिव होंगे। एक मिनट, 2 से 3 के बीच में ना ये नेगेटिव होगा, वो दोनों x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इस ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। x माइनस 1 प्लस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 12। And what about this? All are. So 1 minus x, 2 minus x, 3 minus x is less than equal to। जो भी आंसर आएगा उसको किससे ओवरलैप कराना है, रेंज से, रीजन से, है ना। ओके, क्रिटिकल पॉइंट आपको रीजन ब्रेक करने में मदद देगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट उसे कहते हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज होता है। अब जब कैलकुलस में जाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स को फॉर्मली अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। अब देखो ये बन गया 3x इज लेस देन इक्वल टू 18, सही बात है। सो x इज लेस देन इक्वल टू 6। इस दोनों का ओवरलैप क्या होगा, इस दोनों का ओवरलैप, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 6 and it has to be greater than equal to 3. So all the numbers between 3 and 6, including 3 and 6, would be the part of the game. You can feed any number and you would see that it's working. ठीक है, ओके। डेफिनेटली 6 से आगे जाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 7 डाल दूं, इफ आई पुट 7, व्हाट इज दिस, 6 प्लस 5 प्लस 4, which is not smaller than 12, which is not smaller than 12, ठीक है। अच्छा इसको देखो, ये x और ये x कट गया, क्या बचा, x, ये भी कट गया, x लेस देन इक्वल टू, इसको इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों आंसर अभी पार्ट आ गया है, ठीक है। यहां देखो क्या क्या कटेगा, और 4 माइनस एक्स इज लेस देन 12, राइट और रॉन्ग। इधर ले आओ, -8 माइनस एक्स इज लेस देन 0, which means x plus 8 is greater than equal to, which means x is greater than equal to -8, और ये क्या आ रहा है, x is greater than equal to -8। ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, कर रहा है, यही ओवरलैप आंसर होगा। ठीक है, आंसर्स को इंटरप्रेट करना सीखो। एंड हाउ टू हैंडल दिस, दिस बिकम्स 6 माइनस 3x इज लेस देन, सबको इधर ले आओ,
माइनस 3x minus 6 is less than equal to 0. 3x plus 6 is greater than equal to 0. So x is greater than equal to minus 2. कर रहा है ओवरलैप? कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से? तो बेसिकली इसका ओवरलैप जोन क्या होगा? -2 से 1, क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते, राइट? सो द फाइनल आंसर वुड बी -2 से 6. -2 से it will satisfy for all the real numbers from -2 to 6. ठीक है? सो इट्स इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको वो चीज पता चल रही है. लास्ट क्वेश्चन क्या था? mod x -2 क्या है? mod x -2. इस तरीके के सवाल को कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले क्या हो गया? ओके. अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये भी कैलकुलेशन इंटेंसिव सवाल है. तो अब क्या करना है? हमें क्रिटिकल पॉइंट बनाना है. क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? और 0, 3 और, तो एक रीजन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा हो जाएगा 0 से 3, और तीसरा हो जाएगा -∞ से 0. ठीक है? 3 के राइट में सब पॉजिटिव होगा, नॉट अ प्रॉब्लम. x -2 अपॉन x -3 -1 इज लेस देन 4. 0 से 3 के बीच में ऊपर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. सो ये हो जाएगा x -2 अपॉन 3 x -1 लेस देन 4, और ये क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव. -x -2 अपॉन 3 x -1 इज लेस देन 4. इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? यू नीड टू टेक 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डू दैट थिंग एंड डू द वेवी कर्व. वेवी कर्व से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट? याद है? सॉल्व करके दिखाओ क्या हो जाएगा. पक्का? सॉल्व करके दिखाऊं? एक करके दिखा देता हूं. ये क्या हो जाएगा? x -2 अपॉन x -4, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0. x -4, x -2 -4x प्लस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट? क्या हो जाएगा? -3x प्लस 14 अपॉन x -4 इज लेस देन इक्वल टू 0. 14 -3x अपॉन x -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कैसे किया मैंने? माइनस. तो क्या हो गया? वेवी कब बनाऊंगा मैं? एक बनेगा 14/3. एक मिनट, 3x -14 है ना? एक बनेगा 14 और दूसरा बनेगा 4. इधर आएगा, उधर आएगा, इधर आएगा. 4 इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेम. Why 4 is not part of the game? Denominator. And this is part of the game. This is part of the game. Plus, minus, plus. कैसे बनेगा वेवी कर्व? ठीक है? We want positive region or negative region? Positive region. So, -∞ से 4 union 4/3 से 14/3 से इन्फिनिटी. अब इसको ओवरलैप किसे कराना है? देखो यहां पे इंटरेस्टिंग है. इसको आंसर कैसे लिखोगे बताओ? 3 से 4 खोलना होगा, यूनियन. एक मिनट, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 14/3 से ना?
ठीक है, अंडरस्टूड? इस तरीके से हम अपने आंसर्स को लिखेंगे। लॉजिक क्लियर आ रहा है? तो ये ओवरलैपिंग और थोड़ी सी मेहनत है, बट क्लास घर पे जाके इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली डेफिनेशन चेंज करना शुरू करो। ठीक है, जब आप लोग इस तरीके के सवाल करने लगते हो तो यू गेट सो मच यूज टू दिस मेथड कि जब इससे आसान सवाल आते हैं तो आप एक्चुअली में क्या करने लग जाते हो, आप यही मेथड बार बार फॉलो करते हो। तो अभी जो मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं उसमें आपको वो मेथड करने की सॉल्व जरूरत नहीं है। देखो कैसे, देखो अगर क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं। पहला है मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरा है मॉड 2x माइनस 4 इज लेस देन 2। तीसरा है मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चौथा है मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 1। चलो चौथा भी बाद में, पहले ये तीन वैरायटी को देखो। देखो पहला सवाल देखो कितना आसान है, मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक आपके माइंड में कह रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट, बट एक्चुअली में क्रिटिकल पॉइंट की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि 4 इज अ पॉजिटिव नंबर। 4 इज अ, याद करो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू p का आंसर क्या था? माइनस इंफिनिटी से माइनस p यूनियन p से इंफिनिटी। याद आया? यही था ना? मॉड x के बदले क्या लिखा हुआ है? x माइनस 3। इसका मतलब है x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 4 यूनियन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ट्रू और फॉल्स? अगर ये नंबर जो भी इसके अंदर है ये ग्रेटर देन 4 कब होगा? अगर पॉजिटिव नंबर है तो 4 से बड़ा होना चाहिए, और नेगेटिव नंबर है तो माइनस 4 से छोटा होना चाहिए। वही तो लिखा हुआ है। तो यू डिडंट हैव टू गो एंड स्क्वायर अप। वैसे स्क्वायर भी करोगे तो आसानी है। कैसे? अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट और रॉन्ग? x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1, वे भी कर्व लगा दो। 7 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, सो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन। देखो सेम ही आंसर आ रहा है क्या? सेम ही आंसर आ रहा है। x इज लेस देन माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू। राइट और रॉन्ग? तो अगर मुझे ये फंडा पता है मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मैं इसको डायरेक्टली रिजल्ट की तरह यूज कर सकता हूं। चलो दूसरा करो, क्या करोगे? अगर मॉड x लेस देन 2 होता तो आप बताओ आंसर क्या लिखते? x लाइज बिटवीन, ये लिखोगे? लिख दो 2x माइनस 4 विल लाई बिटवीन 2 एंड। अच्छा, इसको कैसे हैंडल करेंगे? दो इन इक्वेशन एक साथ है, बट इसको हैंडल करना बहुत आसान है। जो भी चीज मैं कर रहा हूं तीनों के साथ बराबर काम करूंगा। तीनों के साथ अगर मैं बराबर काम करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं तीनों में प्लस 4 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है? तो ये बन जाएगा 2x 6। 2 is a positive number. Can I divide it safely? Because 2 is a positive number. Positive number से multiply divide करने में inequality में कोई फर्क हो गया? सॉल्व समझ गए? तो इस तरीके की चीजों पे। अच्छा तीसरा देखो, डाउंटिंग लग रहा है, बट तीसरा गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। ये सर ये तो आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 इज अ
पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं सीधे लिख सकता हूं x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? मॉड x इज इक्वल टू p का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू p और x इज इक्वल टू, नाउ आई कैन सॉल्व इट। सो इसलिए मैं जब मैं ग्राफ तुम्हें करा रहा था तो मॉड x इज इक्वल टू p, मॉड x इज ग्रेटर देन p, मॉड x इज लेस देन p, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू p क्यों करा रहा था? ताकि उसके रिजल्ट्स आप डायरेक्टली, लेकिन उससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें काफी मेहनत क्यों करा रहा था? क्योंकि उसमें और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 2-3 मॉड हैं, सिंगुलरली 2-3 मॉड नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐड हैं, एक्स रखे हुए हैं, हमें नहीं पता एक्स क्या है। अगर हमें नहीं पता तो स्क्वायर करना इज अ डेंजरस टास्क। वी कैन ओनली स्क्वायर व्हेन वी आर वेरी श्योर दैट बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग इन इक्वेशन। इक्वेशन में तो कर भी लोगे, इक्वेशन में कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन में बस आपको एक चीज चेक करना होगा कि वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुम स्क्वायर करते हो तो क्या करते हो? इक्वेशन की डिग्री बढ़ा देते हो। इक्वेशन की डिग्री बढ़ाते हो तो क्या मतलब हुआ? रूट्स बढ़ जाएंगे, रूट्स बढ़ जाएंगे तो हो सकता है एक्स्ट्रा रूट आ गए हों। जैसे अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 5 लिखता हूं, x इज इक्वल टू, और इसको x स्क्वायर कर देता हूं, तो आंसर क्या होता है? और फिर इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा? बट प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा रूट। तो स्क्वायर इसलिए नहीं किया जाता है, स्क्वायर को अवॉइड किया जाता है। स्क्वायर तभी करना है कि अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा भाई। तो इसलिए तो हमने जो मॉड के जितने भी इनइक्वेशंस थे उसको कैसे सॉल्व कर रहे थे? क्रिटिकल पॉइंट से रीजन में तोड़ रहे थे। वो दिखने में भले ही लेंदी लग रहा था बट इट वाज वेरी सिस्टमैटिक, उसमें गलतियां नहीं होंगी अगर ठीक से कैलकुलेशन कर रहे हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर मान लो ऐसा है, दोनों साइड मॉड है, मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू मॉड 2x माइनस 1, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? वी हैव बोथ साइड मॉड। जब भी तुम्हें मॉड a इक्वल्स टू मॉड b दिखे, ठीक है, या तुम्हें मॉड a ग्रेटर देन मॉड b दिखे, या तुम्हें मॉड a लेस देन मॉड b दिखे, you can directly square it and find the answer, no need to verify, no need to verify, there won't be any extra answer. Why I tell you? तुम इसको खोलोगे, प्लस माइनस खुलेगा, जैसे ही मैं इसको कैसे लिखूंगा? x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड 2x माइनस 1, और इसको खोलूंगा तो फिर से प्लस माइनस आएगा, तो ऑलरेडी डिग्री बढ़ रही है, सॉल्यूशंस उतनी ही है जितनी डिग्री बढ़ेगी, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई। तो इसको देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्या? x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, अप्लाई a प्लस बी, a माइनस बी, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 1, x माइनस 3 माइनस 2x, सॉल्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 3x, और ये क्या बन जाएगा? एंड नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस, राइट? ठीक है, क्या इक्वेशन है, वेवी की जरूरत नहीं है। चलो ये सॉल्व करो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3, बताओ। स्क्वायरिंग, both are positive, we are comfortable in squaring, no change in sign, so it will become, now you know how to handle it, वेवी का तो काफी मास्टरी हो चुकी है। चलो okay, what about this question?
मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको क्या करेंगे? we'll just square it up. We'll just, so the answer would be x square minus 4x plus 3 whole square minus x square plus 3 whole square. तो देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो हम अच्छे खासे सवाल, अब देखो ना इस तरीके के सवाल में अगर क्रिटिकल पॉइंट्स के खेल में फंसोगे देन यू विल बी लॉस्ट, है ना? तो कुछ सवाल जहां पे क्लियरली दिख रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू पी है, तो उसको हैंडल करना हम जानते हैं, ठीक है? कोई अच्छा, इस सवाल को बताओ कैसे सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसे कैसे सॉल्व करोगे? डू वी हैव टू टेक द क्रिटिकल पॉइंट और अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन वुड डू दैट? क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट, समझ में आ गया? ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं मॉड एक्स का स्क्वायर भी कह सकता हूं ना, और मैं इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस, क्या है वाई का आंसर? 2 और 3, इसका मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, मॉड एक्स इज इक्वल टू, तो बताओ आंसर क्या होगा? 4 आंसर्स होंगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, अंडरस्टूड? तो जब आपको यहां पे बताओ तो बच्चे लोग क्या करते हैं, गलत नहीं होगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यू विल गेट द सेम आंसर। बट अगर जिसको टाइम है, जिसके आंख जो देख लिया कि अरे ये तो इससे गंदा सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है ना, ये तो प्यारा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे भी गंदा नंबर आ सकता है, ठीक है? अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी तो है टाइम ना हमारे पास, ओके। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? सोचो, गौर से सोचो, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बताओ क्यों? हाँ, कौन सी? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माइनस लगा हुआ तो ये हमेशा, और पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये जीरो होगा कभी क्या? नहीं होगा क्योंकि रूट से नहीं है, तो इसका आंसर मैं सीधे लिख सकता हूं विदाउट सॉल्विंग, अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखता, क्या देखता? कि डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब माइनस लगा हुआ है तो मतलब ऑलवेज, मॉड इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा ये जीरो होता तो फिर अटक जाता मैं, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती तो फिर मैं अटक जाता, फिर क्या करना पड़ता? मुझे इक्वल टू वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता कि कहां पे ये जीरो हो रहा है, अंडरस्टूड? तो इसलिए ये सवाल बहुत ही बेसिक था, तो इस तरीके की चीजें देखी जाती है। आज एक थ्योरी मैं शुरू कर रहा हूं मॉड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और आप लोग 9th क्लास में ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़े होंगे। क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी? अगर आप लोगों ने यूक्लिड की क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने प्रोपोजिशन 20 में बात की थी
ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। यूक्लिड को जानते हो ना? उसकी बुक है द एलिमेंट्स, 13 वॉल्यूम। उसकी जो पहली वॉल्यूम है, उसका जो बुक 1 का जो 20th प्रोपोजिशन है वो है ट्रायंगल। वो कह रहा है कि sum of any two sides of a triangle will always be greater than the third side। है ना? ये 300 BC में यूक्लिड साहब इस बात को कहें और प्रूफ किया। और प्रूफ अच्छा खूबसूरत सा प्रूफ है, आई विल शो यू। आप लोग एनसीईआरटी में बुक में भी देखे भी होंगे। यूक्लिड के बाद कुछ फिलोसफर्स थे, एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरियंस ने कहा कि दिस प्रोपोजिशन इज एविडेंट इवन टू अ डोंकी। दिस प्रोपोजिशन इज एविडेंट टू अ डोंकी, व्हाई बॉदर प्रूविंग। मतलब अगर यहां पे एक डोंकी है, अगर यहां पे एक डोंकी है और यहां पे फूड रखा हुआ है, यहां पे, और यहां पे एक डोंकी है, सो डेफिनेटली द डोंकी वुड डायरेक्टली गो एंड ईट द फूड रादर देन गोइंग ऑन द टू साइड्स। तो एपिक्यूरियंस वर सेइंग कि ये तो भैया गधों को भी पता होता है ये बात, तो इसको प्रूफ करने की इतनी झमेला क्यों? फिर उसके बाद एक राइटर आए, प्रोक्लस, जिन्होंने यूक्लिड की किताब और यूक्लिड के बारे में लिखा। तो उन्होंने एपिक्यूरियंस को जवाब दिया कि डेफिनेटली जो आप बात कह रहे हो गधे को भी एविडेंट है, लेकिन ये मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट का काम होता है कि एविडेंट और परसेप्शन को भी जो चीज दिखती है उसको प्रूफ करना, उसकी रीजनिंग बताना। जैसे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी लगती है, बट क्यों गर्मी लगती है ये काम साइंस का पता करना है। तो फिर उसके बाद ये पूरे चीजों को एपिक्यूरियंस को शांत कराया गया। अब देखो क्या कहते हैं, इसका प्रूफ क्या है? किसी को पता है इसका प्रूफ? स्टेटमेंट तो याद आ गया होगा ना, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। अगर मैं ये एक ट्राइंगल ले लिया, लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज बी, दिस एज सी। प्रोपोजिशन ये है कि a प्लस बी वुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, सबसे बड़े वाले बंदे को अकेला छोड़ दिया, तो अब किसी भी कॉम्बिनेशन में लोगे तो ट्रू होगा ही। ओके, अब यूक्लिड की जो किताब है उसकी खास बात यह है कि वो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, कॉमन नोशंस को यूज करते हुए, डेफिनेशंस को यूज करते हुए प्रोपोजिशंस बना रहे हैं। फर्स्ट प्रोपोजिशन, सेकंड प्रोपोजिशन, थर्ड प्रोपोजिशन। तो जब भी नेक्स्ट प्रोपोजिशन आ रहा है, या तो आप पिछले प्रोपोजिशंस के रिजल्ट्स को यूज करेंगे या कॉमन नोशंस, एक्सियम्स को यूज करेंगे, देन ओनली यू कैन प्रूव इट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं इसी लेंथ का लाइन एक्सटेंड कर दूं, जो कि पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट में है कि एनी लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू द डिजायर्ड लेंथ यू वांट, और मैं इसे भी कह दूं b, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया b लेंथ, और फिर यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इसे कहूं p q, लेट्स कॉल दिस इज r, दिस एज s। येलो ट्राइंगल इज आवर ओरिजिनल ट्राइंगल, मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक, what is the length of PR? A plus B. Okay. And what is the length of PQ? C. Now these two triangles, this triangle have two equal sides. What is that? Isosceles triangle. Why the angles of isosceles triangle is equal? प्रूफ किया कभी?
ऑल्टीट्यूड बना के कैसे? यूक्लिड ने, अब तुम बोलोगे कि सर इतने सारे गधों की बात क्यों कर रहे हो? यूक्लिड ने कहा था जब इसको प्रूफ कर रहे थे, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस वाज द फिफ्थ प्रोपोजिशन, तो उन्होंने कहा था इस प्रूफ को ब्रिज ऑफ डोंकीज। ब्रिज ऑफ डोंकीज का मतलब है कि जब यूक्लिड की आप किताब पढ़ रहे होगे तो प्रोपोजिशन 1, प्रोपोजिशन 2, प्रोपोजिशन 3, प्रोपोजिशन 4, तो ही स्टार्टेड विथ प्रोपोजिशन 1 की इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, देन ही मूव्ड अहेड साइड एंगल साइड की थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, देन फिफ्थ प्रोपोजिशन वाज कि एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल बेस एंगल्स। तो कैसे ये प्रूफ किया जाता है देखो, एंड व्हाई डिड ही कॉल इट अ ब्रिज ऑफ एसेस? देखो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दीज आर योर ए बी सी, दीज टू आर इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल्स आर, हमें प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यूक्लिड ने क्या किया, उसने कहा कि इसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और इसे भी एक्सटेंड कर दो। ये दोनों सेम लेंथ है, दोनों सेम लेंथ से एक्सटेंड कर दिया गया, और इसको इससे कनेक्ट किया गया, और इसको इससे कनेक्ट किया। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ ब्रिज, दिस इज लुकिंग लाइक अ ब्रिज, और इसकी प्रूफ थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, इसकी प्रूफ थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, हर किसी को समझ में नहीं आई थी प्रोबेबली। जब वो अलेक्जेंड्रिया में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बिल्ड कर रहे होंगे तो प्रोबेबली उनके डिसाइपल्स, उनके स्टूडेंट्स इसको प्रूफ को आगे नहीं हैंडल कर पाते होंगे, सो ही कॉल्ड दिस प्रूफ एज ब्रिज ऑफ डोंकीज। तो देखो कैसे है, हमें प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ब्रिज बनाया और बोला इस ट्रायंगल के बारे में। ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ग्रीन ट्रायंगल, ये सबको दिख रहा है ग्रीन ट्रायंगल, और येलो ट्रायंगल दिख रहा है। इन्होंने कहा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? साइड एंगल साइड से, और प्रोपोजिशन फोर्थ क्या है? साइड एंगल साइड। तो ही इज वेरी सिस्टमैटिक। दिस जो बुक है यूक्लिड की, आई थिंक उस इन्फिनिटी विजन प्लस पे वो पूरा मैंने 2.5 घंटे का लेक्चर लिया है, उसमें काफी अच्छे से बताया है, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच दैट। अब तुम देख रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे ही तुम प्रूफ कर रहे हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये जो छोटी सी जो नीचे ट्रायंगल दिख रही है, ये जो दो ट्रायंगल क्रिस क्रॉस दिख रही है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों भी पक्का। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, राइट और रॉन्ग? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? देखो इसीलिए कह रहे थे ब्रिज ऑफ डोंकीज कि मुश्किल है सोचना समझना। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही तुम ये कह रहे हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आप कह रहे हो ये एंगल कंप्लीट, ये एंगल और कंप्लीट ये एंगल इक्वल है, राइट? और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सो एंगल। बट जो प्रोपोजिशंस की प्रूफ होती है उसमें यू हैव टू टेल कि आप कौन सा कॉमन नोशन यूज कर रहे हैं, कौन सा पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं, and then this becomes a very sophisticated piece of proof. I hope everybody saw the proof. If you couldn't see that, it means bridge of donkeys. Okay. Okay. Coming back. अब मुझे पता चल गया ये दोनों एंगल इक्वल है. Let's call this angle as alpha, this angle as alpha. ठीक है?
और ये एंगल क्या हो गया? बीटा. कैन आई से अल्फा प्लस बीटा विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा? डेफिनेटली. प्रोपोजिशन 19 क्या है? ये प्रोपोजिशन 20 है. प्रोपोजिशन 19 उन्होंने प्रूव किया साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी लॉन्गर. ये भी पढ़ा होगा पहले कभी. साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल, ये सब बताना होता है प्रूफ में कि हाउ यू आर सेइंग दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना. सो डेफिनेटली आई कैन से अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन, सो डेफिनेटली आई कैन से a प्लस b इज डेफिनेटली ग्रेटर देन c. सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी. अब आप सोच रहे होगे सर ये मॉड की क्लास थी, प्योर हार्डकोर अलजेब्रा था, ये कहां से आ गया? सो नाउ लेट मी शो यू. आगे बढ़े. अब जो मैं आपके सामने डालने वाला हूं ये एक वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक, वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड इनइक्वालिटी है, जो कि आप अब अगले 3-4 सालों तक, जब तक आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपके आंखों के सामने आने वाला है. और जब भी आएगा हर बार कंफ्यूज होगे, हर बार परेशान होगे. लेकिन अगर आज ध्यान से देखोगे तो फंडामेंटल्स अगर बिल्ड हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. आप लोग वेक्टर की क्लास में कुछ वो सब देखें, पैरेललोग्राम लॉ, कैसे वेक्टर से ऐड होते हैं, है ना. ओके. mod a plus b, mod will always be less than equal to mod a plus mod b, and mod a plus b will always be greater than equal to mod a minus mod b का mod. Sum of two sides will always be greater than third side, and difference of two sides will always be lesser than third side. वेक्टर में याद आ रहा है? आप अगर वेक्टर की क्लास अटेंड करोगे तो आपको बताया जाता है कि ये लेट से वेक्टर A है और ये लेट से वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या होता है? A प्लस B. ये क्या होता है? वेक्टर. वेक्टर एडिशन रूल बताया गया है ना. फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड A. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड B. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड A प्लस सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है. अब मेरा सवाल है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, दिस इनइक्वेशन विल बी ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, नो मैटर वो. जो भी नंबर तुम दिमाग में सोच सकते हो सोचो. मतलब दो पॉजिटिव नंबर सोच लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सोच लो, दो नेगेटिव सोच लो, एक पॉजिटिव जीरो सोच लो, एक नेगेटिव जीरो सोच लो. You will always find that this is absolutely correct. ठीक है. Now the question is where the equality happens. Where the, अच्छा इसको प्रूव भी कर सकते हैं. चलो पहले इसका प्रूफ दिखा देता हूं मैं तुम्हें. अगर मैं पहला ये कितने इनइक्वेशन तुम्हारे बोर्ड पे हैं? 2. जब भी सीरीज में इक्वेशंस और इनइक्वेशंस दिए हों तो जितने नंबर ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी होते हैं उतने इक्वेशंस और इनइक्वेशंस होते हैं. ठीक है. जैसे अगर मैं कहूं एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 3 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 4, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? हाउ मेनी इक्वेशंस? 3. द नंबर ऑफ इक्वालिटी इक्वल साइंस. ओके. देखो बहुत सिंपल सा है, हमने ऑलरेडी देख रखा है. देखो कैसे. मॉड A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू मॉड A प्लस. Am I sure that both the sides are positive? So can I square it up? मॉड x का स्क्वायर और x का स्क्वायर सेम ही होता है क्या? So
left hand side will be a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus, right or wrong? And this would be mod a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर. mod b का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ट्वाइस ऑफ mod a mod b. ट्रू और फॉल्स? इसके मॉड नहीं हटेंगे, इसके मॉड नहीं हटेंगे. क्यों नहीं हटेंगे समझ में आ गया ना? क्योंकि ये इंडिविजुअल है, मॉड ए मॉड बी. यहां था कि मॉड एक्स का स्क्वायर करो किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है. ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए बी. ट्रू और फॉल्स? अच्छा, एक और रूल याद रख लो. मॉड ए इंटू मॉड बी कैन बी रिटन एज मॉड ए बी. मॉड ए अपॉन मॉड बी कैन बी रिटन एज मॉड ए अपॉन बी. ठीक है? ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. एडिशन में नहीं हुआ, ये अभी आपको पता चल गया है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से. राइट और रॉन्ग? ओके, नाउ टेल मी, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? x would always be less than equal to mod x. True or false? ओके, मैंने आपसे एक क्वेश्चन कराया था, x is equal to mod x. इसका आंसर क्या था? x is greater than equal, क्या था इसका? greater than equal to. तो इसमें इक्वालिटी कब होगी? ab is greater than equal to, ab is greater than equal to 0 का मतलब क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों बोथ पॉजिटिव और बोथ. तो ये ध्यान में रखना, इक्वालिटी कहां पे होगी? ये इन इक्वेशन ट्रू फॉर एवरी नंबर है, बट इक्वालिटी कब होगी? ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब अगर दो पॉजिटिव नंबर्स डालोगे तो ये इक्वल हो जाएगा. 4 प्लस 7 मॉड 4 प्लस मॉड 7, -3 -5 मॉड -3 प्लस मॉड -5, 3 प्लस 5 8, -8 का मॉड 8. जैसे ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोगे तो मैच नहीं करेगा. 7 - 2 5, 7 + 2 9, सो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो इक्वालिटी कब हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तुम लोग को ये जितना आसान और बेसिक लग रहा होगा, अभी जब हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो पूरी इनइक्वालिटी पे होगा और वहां पे हालत खराब होने वाली है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे होने वाला है. तो इसलिए इस सब नुआंसेस पे ध्यान रखना है कि जो मैं कह रहा हूं, ए बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, प्रूफ भी करा दिया मैंने, ज्योमेट्रिकली भी देख लिया, अलजेब्रिकली भी देख लिया. इसको देखो, इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं. राइट साइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. कोई दिक्कत नहीं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर -2 मॉड ए, जिसको मैं मॉड ए भी लिख सकता हूं. ठीक है? इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं? माइनस मॉड ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी. इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? क्योंकि मैं जैसे वो करूंगा ये हो जाएगा ए बी इज, सही बात है गलत बात है? मॉड ए बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बी. राइट? नाउ माई क्वेश्चन इज, मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कब होता है? जब लेस देन 0 होता है. तो मतलब इक्वालिटी कब हैपन होगी? जब ए बी इज लेस देन इक्वल टू. तो इसका मतलब है ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा सत्य है. हर नंबर्स के लिए, हर कॉम्बिनेशन के लिए इनइक्वालिटी सत्य है, बट इक्वालिटी, ठीक है? तो एक मेरे को बस एक आंसर दे दो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा. मुझे बता दो कि मॉड ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा? व्हेन दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू. ए बी इज लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन?
पक्का? स्ट्रिक्टली लेस देन 0। और मैं जैसे ही ये बोलूंगा आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन। इसका मतलब, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब बहुत फर्क पड़ जाएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के सवाल में। इसका इसका दुनिया बदल देगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन, एंड देन आई वुड नो दैट यू गाइज हैव गॉट इट। ये बताओ ये कब ट्रू होगा? मॉड ए प्लस बी स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। Never. It will be the sum of two sides can never be less than third side. इसका आंसर दे दो। AB is, क्यों? क्योंकि ये छलावा है। क्यों छलावा है? इसका मतलब इक्वल टू है, क्योंकि ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता ना। नॉर्मली लोग क्या कर लेंगे, 5 लिख के भागेंगे कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भूल जाएंगे कि ये इक्वालिटी का पार्ट है। तो ये अभी मैं कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं क्वेश्चंस दूंगा, तो मैं देखूंगा तुम लोग फंसोगे, अटकोगे। तो अभी हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने मॉड के कराए हैं उसको घर पे साफ सुथरे तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स खोल खोल के सॉल्व कर लेना, ठीक है? मॉड की कहीं पे कुछ होती नहीं है बुक में, इसलिए जो हो रहा है उसको अच्छे से समझ लो।